चरण स्पर्श गुरुदेव। साधक को कैसे पता चले कि उसकी साधना की गाड़ी सही ट्रैक पे है? क्या अनुभव ही एकमात्र रास्ता है? जिन साधकों को अनुभव नहीं होते हैं उनको कैसे पता चले कि उनकी साधनात्मक ग्रोथ सही ट्रैक पर है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत सारे साधकों के मन में यह संशय रहता है कि उनकी साधना जो है चल तो रही है, लेकिन राइट ट्रैक पर है कि रॉन्ग ट्रैक पर है, रास्ता सही है या नहीं है। इसे हम कैसे पता करें, हमें कैसे पता चले? इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि साधना यदि हो रही है और राइट ट्रैक की साधना है, तो पहला सिम्टम्स ये है कि होश बढ़ेगा। यदि होश नहीं बढ़ रहा है तो साधना रॉन्ग ट्रैक पर है। राइट ट्रैक पर है मतलब होश बढ़ेगा। बार बार ग्लिम्स नहीं आएंगी, भले अंशतः ग्लिम्स आएंगी। ऐसा लगा कि कुछ जाग गए या थोड़ा सा ऊर्जा का स्फुरण महसूस होगा। अनुभव तो होते हैं, बड़े न सही छोटे होते हैं, अनुभव तो होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। हाँ, छोटे होंगे। और छोटे बड़े जो है सापेक्षता की बातें हैं। अनुभव तो होंगे, मतलब जो रूटीन लाइफ है, जो जैसा होता है उससे हटके कुछ जरूर होता है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि होश बढ़ेगा, होश बढ़ेगा। और इनिशियली तो ऐसा होगा कि थोड़ी बेचैनी भी बढ़ेगी, क्योंकि छटपटाहट होगी, पता चलेगा हम फंसे हुए हैं, कोई फंसावट है। अब यदि फंसावट है तो छटपटाहट तो होगी, क्योंकि हमारा आंतरिक स्वभाव मुक्ति है। अब कोई फंसा हुआ है और उसे पता ही नहीं कि वो फंसा हुआ है, तो उसे छटपटाहट नहीं होगी, बेहोश है। कोई कैदी है, कैद में है और बेहोश है, तो उसे पता चलेगा कि वो कैद में है? नहीं ना। और कोई कैदी है और होश में आ रहा है, उसे पता चल रहा है कि वो कैद में है, तो छटपटाएगा ना बाहर निकलने के लिए, खुले आकाश के लिए। तो पहली बात तो है कि छटपटाहट भी होगी, छटपटाहट भी होगी, होनी भी चाहिए। और ग्लिम्स भी आएंगे। और ग्लिम्स आएंगे इसलिए, जब खुला आकाश दिखेगा तब तो पता चलेगा ना कि कैद है, कैद में हो। जो कुछ दिख रहा है इसके अलावा भी कुछ है, ये तो पता चलेगा ना। किसी बंद कमरे में हो और किसी वातायन से, किसी खिड़की से पता चलता है कि खुला आकाश है। जब खुला आकाश दिखेगा, वह भव्य विस्तार दिखेगा, तो बाहर निकलना ना चाहोगे। तो साधना राइट ट्रैक पर आने के लिए पहली बात है कि एक राइट ग्लिम्स तो चाहिए, और ग्लिम्स आती है, ग्लिम्स कुछ ना कुछ आती है। अनुभव नहीं होते ये कहना गलत बात है। उन अनुभवों को तुम मूल्य नहीं दे पाते। अनुभव आते हैं तो तुम उन अनुभवों को मूल्य नहीं दे पाते हो। मूल्य देना चाहिए उन अनुभवों को भी कि ये कुछ हो रहा है, जाना जा रहा है। जस्टिफाइड कर लेते हो ना, जस्टिफाइड नहीं करना चाहिए। कह रहे नहीं, जैसा हो रहा है वैसा ही है। ज़्यादा आंकना भी गलत है, कम आंकना भी गलत है। जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तुम जो है ज़्यादा आंकते हो या कम आंकते हो, तुम यह करते हो कि दूसरों को ऐसा अनुभव हुआ अब मुझे नहीं हुआ। तुलना करते हो, तुलना करते हो तो परेशानी में पड़ते हो। जबकि होना यह चाहिए कि साधना को नियमित करो, ना साधना की प्रक्रियाओं को नियमित प्रयोग में लाओ और उसमें अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ। साधना की सही विधि है और इंटेंसिटी पूरी है, कारगर होगी। इतनी विधियां दी हैं, 62-63 विधियां हो गई हैं उसमें। जिन लोगों ने भी इंटेंस किया हो, क्या उन्हें साधना के बाद कुछ परिवर्तन नहीं नजर में आता अपने जीवन में? आता है कि नहीं आता है? आता है ना।
पर वो शायद एक दो अनुभव है जो शायद मैंने पकड़ रखे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अनुभव को यदि पकड़ोगे, कोई कोई अनुभव आया और उसको फिर दोहराना चाहते हो, कोई अनुभव आया है और उसे दोहराना चाहते हो, तब तो जाल में फंस गए, खुद का बनाया जाल है। अनुभव कभी दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अनुभव आते हैं और ये संकेत है, अनुभव से भरोसा बढ़ता है कि हमारी साधना जो है राइट ट्रैक पर है। लेकिन अनुभव को दोहराने की कोशिश इस साधक के लिए सबसे बड़ी गलती है। वह किसी अनुभव को दोहराने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसकी साधना स्टक हो गई, अटक गया, वह अटक जाएगा और लंबे समय तक अटका रहेगा, उसी अनुभव के पीछे पड़ा है। जबकि उसे सिर्फ साधना करनी चाहिए, गुणा भाग नहीं। तो फिर जो है अगला अनुभव आएगा, अगला अनुभव आएगा, वही अनुभव चाहिए। वो जो पहली क्लास में जो अनुभव आया था वही चाहिए। जाओ पहली क्लास के आसपास ही घूमते रहो, है ना? जीवन निकल जाएगा पहली क्लास के आसपास में। वही अनुभव चाहिए। क्यों चाहिए वही अनुभव? बार बार चाहिए, रोज चाहिए। यही तो वासना है ना, कि यह चीज़, हाँ यह चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, और चाहिए और चाहिए, बार बार चाहिए। अब साधना के अनुभव को तुम वासना का विषय बनाओगे तो क्या साधना से आया हुआ अनुभव वासना हो सकता है, वासना का विषय बन सकता है? अनुभव अपने से आते हैं, हम बार बार कहते हैं अनुभव अपने से आते हैं और अपने से जाते हैं। कहाँ से आते हैं हमें क्यों लेना देना, कहाँ जाते हैं हमें क्यों लेना देना, कब तक ठहरते हैं हमें क्या लेना देना। ना उन्हें भगाना है ना उन्हें लाना है, और जानना अपने से हो रहा है। अनुभव आते हैं और जाते हैं, पकड़ना नहीं है। जहाँ भी पकड़ोगे, पकड़ संसार है, पकड़ोगे तो संसार है, पकड़ना कुछ नहीं है। सब हो रहा है, जाना जा रहा है। पकड़ के तुम ठहराना चाहते हो, या ठहरा हुआ कुछ है नहीं, ठहरे हुए सिर्फ तुम हो और वो तुम्हें जानना है। जब तुम ठहर जाओगे, जो तुम हो अभी फॉल्स बीइंग, ठहरने पर ये फॉल्स बीइंग नहीं रह जाएगी। ये वाली फॉल्स बीइंग क्या है? यह मूवमेंट्स है, गतियाँ हैं। तुम्हारी जो फॉल्स बीइंग है, ये तुम्हारी गतियाँ कि मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, अपने आप को बना रहे हो, लगातार सेट कर रहे हो, कि उस स्ट्रक्चर को निर्मित कर रहे हो, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर क्या है? कोई प्रवाह है। कोई भी स्ट्रक्चर, पत्थर भी तो ठहरा हुआ नहीं है ना, प्रवाह है उसके भीतर में, है ना। उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ, देखो वहाँ पर कितनी गतियाँ हैं, गतियाँ ही गतियाँ हैं, ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं। तो तुम जो है ठहराने की कोशिश करते हो तो फंसते हो। ठहराना माया है, उन्हें ठहराना चाहते हो, गतियों को, स्वरूप को। कौन से? फॉल्स बीइंग के स्वरूप, किसी आकार को। तुम किसी आकार को ठहराना चाहते हो, तुम किसी आकार को डिफाइन करना चाहते हो, जबकि वो एक प्रवाह है। प्रवाह है तो डिफाइन कैसे होगा? वो तो बदल रहा है, ठीक है ना। तुम उसके गुण धर्मों को ठहराना चाहते हो, गुण धर्म कोई ठहरी हुई चीज़ें नहीं है, परिवर्तित होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। और वहाँ तुम फंस जाते हो, अपने बुने जाल में फंस जाते हो। यदि तुम इस जंजाल को क्रिएट न करो तो तुम्हें अगले अनुभव आएंगे, अगले अनुभव आएंगे, अगले अनुभव आएंगे, और एक दिन तुम अनुभवातीत हो जाओगे। अनुभव को दूर से जानते रहोगे और अनुभवातीत हो जाओगे। वही निश्चल तत्व है। फिर पूरी तरह से पार निकल जाओगे, सारे अनुभवों के पार निकल जाओगे। न अनुभोक्ता होगा न अनुभव होगा, न इनके बीच का कोई संबंध होगा। न अनुभोक्ता होगा न अनुभव होगा, विसर्जित हो जाएंगे दोनों। ये जब दोनों विसर्जित हो जाएंगे तब बात बनती है, अनुभव भी और अनुभोक्ता भी। लेकिन शुरुआती दौर में तो अनुभव आते हैं, ठीक है ना। अनुभव को नहीं पकड़ोगे, अनुभोक्ता नहीं बन पाएगा, प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा। अनुभोक्ता को प्रगाढ़ नहीं होने देना है। अनुभव आने दो, जाने दो, अपने से आते हैं, अपने से जाते हैं। अनुभोक्ता बीच की कड़ी है, वह तुम्हें फंसा देगी। इसीलिए हम शुरू से ही कहते हैं साधक को कि अनुभोक्ता नहीं बनना, अनुभव को आने देना और जाने देना। अनुभोक्ता बनोगे तो माया सृजित कर लोगे। अगला प्रश्न आपका है, मेहुल जी का। प्रणाम गुरुजी। जैसे माइंड एक हिप्नोटिज्म है जो बॉडी को हिप्नोटाइज करता है,
अब जैसे देखें कि हम बॉडी नहीं है बट बॉडी भी एक मशीन है, हम्म तो मशीन की भी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे मैं मेरे केस में देखूँ कि बॉडी ऐसी है कि मैं जब चढ़ने की ट्राई करूँ तो सांसों का फूलना, पैरों का दर्द ये होता है। तो अभी ये पता कैसे चले कि ये माइंड हिप्नोटिज्म है या बॉडी की लिमिटेशन है, इनके बीच में फ़र्क कैसे हम पता करें? हम्म। कि कुछ जो हिप्नोटिज्म है वो शरीर को प्रभावित करते हैं, कुछ मन को प्रभावित करते हैं, ऐसा आपका कहना है, जबकि ऐसा नहीं है। हिप्नोटिज्म जो है मन को प्रभावित करते हैं, तो मन जब प्रभावित होता है तो वह शरीर पर भी प्रकट होता है, क्योंकि शरीर और मन दो नहीं है, साइकोसोमेटिक है ना। इस स्थूल शरीर का पिछला भाग जो है, सूक्ष्म भाग, वह मन है। मन का स्थूल भाग जो है वह शरीर है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, साइकोसोमेटिक होती है बॉडी। तो हिप्नोटिज्म सदा मन पे होता है और उसके प्रभाव जो है शरीर पर आते हैं। एक जलता हुआ अंगारा लो और एक हिप्नोटाइज बंदे के हाथ में रख दो और उसे कहो कि नॉर्मल एक पत्थर है, रखा रहेगा आराम से। बाद में उठा लो उसका हाथ, कोई फर्क नहीं आएगा, न जलेगा ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, हाथ को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, जलेगा भी नहीं। फिर जो है उस आदमी के हाथ में जलते हुए अंगारे को हटा करके एक नॉर्मल पत्थर रख दो या बर्फ़ रख दो और कहो कि हमने तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा रखा है। बर्फ़ रख दो और क्या कहो कि जलता हुआ अंगारा रखा है। तो जैसे ही रखोगे और रखने के कुछ 2-4 रखने के साथ तुम्हें कहोगे, वह क्या करेगा, उसे फेंक देगा और कमरे में बदबू भर जाएगी चमड़ी के जलने की, और फफोले उठ चुके होंगे, काले दाग पड़ चुके होंगे। जबकि रखा क्या था, बर्फ़ का टुकड़ा रखा था और हाथ जल गया, कमरे में बदबू उठी जलने की, बर्फ़ के टुकड़े से जल गया। तो मन की यह क्षमता है कि वह जो प्रोजेक्ट करता है उसे मैनिफेस्ट कर लेता है। मैनिफेस्टेशन उसकी क्षमता है मन की। तो मन कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इससे हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उलझाता ज़्यादा है मन, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे हैं। तो मन, हम जो क्लींजिंग करते जाते हैं तो वह स्वरूप के निकट आता है, ठीक है ना। भारी मन जो है, भारी मन वो स्वरूप से दूर है, हल्का मन स्वरूप के निकट आता है। क्लींजिंग होती जाएगी सारे इन्फ्लुएंसेस की, विकारों की, तो मन कैसा होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद कैसा बचेगा, शुद्ध मन होता है क्या, शुद्ध मन यानी जहाँ मन नहीं होता, अमनी दशा यानी आत्मा हो जाती है। जैसे कोई सरोवर है, उसमें लहरें चल रही हैं, तो जो लहरें हैं वह क्या है, मन है, और उसके नीचे जो ठहराव है वह आत्मा है। ऊपर की लहरें शांत हो गई तो आत्मा बची, मन बचा क्या, मन नहीं बचा, सिर्फ आत्मा ही रही। तो ऐसा नहीं है कि मन और आत्मा अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा की सतह पर विचलन मन है, और आत्मा का होना है ना, वह है हूँ। उसका होना मतलब हूँपन, उसकी उसकी एमनेस, वह एमनेस जो है वह जब डाइल्यूट हो जाएगी तो वही परमात्मा है, अलग से परमात्मा नहीं है। मतलब उसका जो हूँपन है, मतलब केंद्र है, और केंद्र विसर्जित होगा तब जो है परमात्मा है। और उस बड़े मैकेनिज्म और बड़े मैनेजमेंट के साथ जो तादात्म्य है, इजनेस कि ऐसा है, वह विसर्जित होता है, तब तुम अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो। तो इस प्रकार की यह प्रक्रिया है। तो साधक क्या है, क्लिनजिंग मुख्य पार्ट है। क्लिनजिंग करता चलेगा तो मन के वह प्रभाव जो है काम करना बंद कर देंगे। वैसे
मन से कुछ अच्छा भी कर सकते हो। जो न्यूरॉन्स हैं, अपने न्यूरॉन्स को जो है सजेशन दे सकते हो कि मैं हष्ट-पुष्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सुंदर हो रहा हूँ। जैसे भी दोगे वैसे तुम होने लगते हो, है ना। एक विधि दी है हमने हीलिंग मेडिटेशन, है ना। क्या पूरा नाम है उसका? हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी, हाँ, सेल्फ हीलिंग, हाँ, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी नाम से है। एक साधिका आई थी, उन्हें कुछ असाध्य रोग है, जो पूरी दुनिया में लिमिटेड लोग हैं उस रोग से ग्रस्त, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब वो आई, उनका भाव काफ़ी अच्छा है, रेजोनेंस काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने जो है अपनी समस्याएं वगैरह वो शेयर करती रहीं, आई रहीं। तो एक दिन अचानक और टाइम पे निकला कि सब बैठ जाओ। वहाँ पर टेबल कुर्सियाँ लगी थी, टेबल कुर्सियों पर सब बैठकर, टेबल कुर्सी पर बैठकर वह ध्यान जो है घट गया। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी। तो वह जो है उसमें यही प्रक्रिया अपनाई गई कि मन की क्षमता का प्रयोग किया गया है सेल्फ हीलिंग के लिए। न्यूरॉन्स को हम जो है इसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की वह प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो फिजिकल फिटनेस को भी बनाएगा। उस प्रक्रिया को जब उन्होंने अपनाया तो उनके स्वास्थ्य में ज़बरदस्त सुधार आया है, और बहुत सारे अन्य लोगों ने भी इसका प्रयोग किया। बहुत सारे रोगी ठीक हो गए, बहुत सारे रोगियों की दशा सुधर गई है। ऐसे सैकड़ों लोग हो चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हो चुके हैं। और बस उस विधि को गाइडेड मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है। लोगों ने कहा कि हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनी, देखी, करी, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आया, और ये आपकी 18 मिनट की विधि में बहुत गजब के रिज़ल्ट आ गए। हम कहते हैं कि 18 मिनट की विधि है, उसके बाद में कम से कम 12 मिनट और बैठना, शांति से हैपनिंग होने देना मेडिटेशन की। हो सके तो और थोड़ा खींच लेना, लेकिन आधा घंटा तो उसे चलने दो, 18 + 12। तो अपने न्यूरॉन्स को जो है संवार सकते हो। तुम्हारे न्यूरॉन्स जो हैं तुम्हारी इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। उन्हें पॉजिटिव सजेशन दो, और एक साधक ऐसा करता है तो वह इफेक्टिव होता है। ठीक है। कल्पना, क्या नाम, कोई क्वेश्चन है ना उसमें? मेरठ से दिव्या पूछती है, चरण स्पर्श गुरुजी, मन, बुद्धि और चित्त में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। मन, बुद्धि और चित्त में क्या अंतर है, दिव्या ने पूछा है मेरठ से। ये प्रश्न तो ये बार बार करती रहती है क्या? हाँ, मन, बुद्धि और चित्त में क्या अंतर है, ये तो हमने इस पर पहले चर्चा की हुई है। अच्छा, तो योगेश जी का पूछूं? हाँ, पूछो। हमें तो नहीं पता कौन सा प्रश्न है। अच्छा, ये है, ठीक है। गाजियाबाद से योगेश जी पूछते हैं, गुरुजी, पिछले कई सालों से मेरे मन में एक विचार चल रहा है कि मेरा कोई साथी हो, जैसे कि पत्नी, पर मुझे आध्यात्मिक साथी की आवश्यकता है जो मेरी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करे और मुझे इन सबसे ऊपर उठाए। बिना आध्यात्मिक साथी के विवाह आदि का कोई अर्थ नहीं है। तो समस्या ये है कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, साथ ही कि मुझे ढूंढना भी नहीं आता, तो मैं क्या करूं? अच्छा, आध्यात्मिक साथी चाहिए, ढूंढना भी नहीं आता, और वो ऐसा होना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर उठाए और बाकी चीज़ों में भी सहयोग करे, यह भी करे, यह भी करे। कई तरह के जो लाभ हैं वो सारे लाभ उससे मिलना चाहिए, है ना। सारे लाभ उससे मिलना चाहिए। कोई ह्यूमन ढूंढ रहे हो क्या, क्योंकि क्या ढूंढ रहे हो?
आदमी तो ऐसा, मनुष्य जाति में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तुम्हें नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिली आज तक ऐसी। हाँ, ऐसी जीवन संगनी किसी को भी नहीं मिली, ऐसी होती ही नहीं है। और ना ही ऐसा कोई जीवन साथी होता है जो बस तुम्हारी सेवा में लगा रहे, तुम्हें ऊपर उठाए, तुम्हारा ध्यान रखे, है ना, हर तरीके से तुम्हें सहयोग करे। मनुष्य तो नहीं हो सकता। मनुष्य तो अप एंड डाउन्स को जिएगा ना। मतलब वो जो इतने ज़्यादा वो ऐसी हो कि लगभग वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, परम ज्ञान को उपलब्ध हो, हैं? और परम ज्ञान को उपलब्ध हो और वो जीवन साथ संगिनी बने। वो क्यों बनेगी जीवन संगिनी थी परम ज्ञान को उपलब्ध है तो? वो किसी की जीवन संगिनी क्यों बनेगी? ये जो बिल्कुल आदर्शवादी स्थितियां है ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता। क्या बोलते हैं? आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म। कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वो मुझे ऐसा करे, मुझे वैसा करे, मुझे वैसा करे, है ना। अस्तित्व की ड्यूटी है कि तुम्हारे आसपास जो है तुम्हारी व्यवस्थाएं बनाता चले, ठीक है ना। अस्तित्व कौन? तुम्हारा नौकर जो तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं बनाए और तुम्हारे लिए जो है सुपर सर्वेंट्स जो है वो पैदा करे। सुपर सर्वेंट होगा ना, वह सर्वेंट नहीं होगा। कैसा होगा? सुपर सर्वेंट। अपेक्षा क्या है? अपनी अपेक्षा तो देखो। अब तुम ऐसी चाहते हो और ऐसी कोई होगी भी, वो तुम्हें देखेगी, तुम्हें देख करके तुम्हें पसंद क्यों करेगी? तुम में क्या गुण है? हाँ? वह भी बोलेगी मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, मेरे में तो इतने गुण हैं और मुझे इससे बड़े गुण वाला चाहिए, तो तुम तो कहीं रहोगे ही नहीं। वो बोले मुझे साइड का चाहिए, तुम्हें देखेंगे तो नीचे कहीं तुम पड़े मिलोगे। हाँ? इन अपेक्षाओं के साथ तो कभी बात बनती नहीं है। इन अपेक्षाओं के साथ बात बनती नहीं और ढूंढना भी नहीं आता। मतलब कोई ढूंढ के भी दे और जो ढूंढ के दे उसकी गारंटी होगी, गड़बड़ किया तो उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। वही तुमने ढूंढ के दिया, गड़बड़ निकली, ये मैंने ये गुण कहे थे, ये गुण नहीं मिले। परफेक्ट मॉडल नहीं है ये। इस प्रकार की वासनाओं से क्या होने वाला है? अपने आप को ठीक करो, अपने आप को दुरुस्त करो। क्या योगेश नाम है ना? हाँ, गाजियाबाद से। अपने आप को दुरुस्त करो योगेश। पहले साधना ही ठीक कर लो, अपनी साधना को ठीक कर लो, गहरा लो। तुम्हें साधिका चाहिए तो पहले अपनी खुद साधक तो बनो। और साधक की समझ कैसी होगी? समझ ऐसी होगी कि वह फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल होगा ना। आदर्श जीवन संगनी, आदर्श जीवन साथी कौन होता है? जो फ्लेक्सिबल होता है, जो दूसरे को जैसा तैसा स्वीकार करता है, उसकी कमियों के साथ स्वीकार करता है ना। उसे बदलना नहीं चाहता। तुम यदि अपने जीवन साथी को बदलना ना चाहो तो तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी हो गई। तुम देखो कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की हर चीज़ें अदाएं लगती हैं, हैं? और गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड जो है कोई सुपर ह्यूमन दिखता है ना। और शादी के बाद में मामला उलट होने लगता है। वो अदाएं जो हैं गड़बड़ी लगने लगती है। वह जैसे चहकती थी खुली जगहों पर, शादी के बाद चहकती है। तू ऐसे क्यों चहक रही है? देख दूसरे लोग देख रहे हैं तुझे। पहले भी देखते थे। हाँ? वह बिंदास रहती थी, उसके बिंदासपन में को देख करके तुम आकर्षित हुए थे।
और शादी के बाद कहते हो नहीं ये बिंदासपन नहीं चलेगा, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, तुम वैसे रहो, नियम कायदे। और वही उसका सौंदर्य था। एक जो है किसी बहुत अच्छे उपन्यासकार ने, कुछ विशिष्ट उपन्यासकार वगैरह कुछ होते हैं, एक दो ही किताबें लिखते हैं, एक दो ही उपन्यास लिखते हैं, लेकिन जो है वो अमर हो जाते हैं। वो किसी खास हैपनिंग में उनके माध्यम से कुछ घटता है। तो उन्होंने जो है एक कोई उपन्यास लिखा है, अब नाम तो अभी ख्याल नहीं, औरंगजेब के ऊपर लिखा है, और उसको वह जो है बुरहानपुर शायद है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आया था किसी युद्ध के सिलसिले में, कुछ दिनों पर वहाँ रुका था, फिर आगे गया था युद्ध के लिए। जब दक्षिण गया था तो वहाँ कुछ रुका था। तो वहाँ पर जो है कोई तवायफ है, उसके पास में कोई एक लड़की रहती थी और वह उसके आकर्षण में पड़ गया था, आकर्षण में पड़ गया था। तो उसके फिर बाद में प्रेम कहानी चली, और उसके जो वज़ीर हैं, मंत्री हैं, इन लोगों ने मिलजुल कर फिर प्लानिंग किया कि औरंगजेब तो यहाँ फंस गया तो आगे की सब चीज़ें रह जाएंगी, अगले युद्ध, अगले राज्य जीतना, ये करना रह जाएगा। तो उसकी हत्या करवा दी उसकी। तो वो जो तवायफ जिसने उस लड़की को तैयार किया था, किसी गांव से उठवा लिया था, उठवा लेते हैं ना वो लोग, किसी भी लड़की को चोरी करवा लेते हैं, उठवा लेते हैं, बाद में उसको जो अपने यहाँ रखते हैं, और उसको तैयार किया था। तो एक लड़की जब उठाई थी तो साधारण सी लड़की थी, और उसके तैयार किया था, कुछ ऐसे नृत्य सिखाया जाएगा, इस प्रकार का खान पान दिया जाएगा, इस प्रकार की मालिश होगी, मसाज होगी, यह होगा, इस प्रकार का ये गुण अदाएँ होंगी, यह होगा, ऐसे कर करके उसको इस लायक बना दिया था उस गांव की लड़की को कि औरंगजेब उस पर सम्मोहित हो गया, उस साधारण लड़की को। तो वो एक कहती थी, एक बात कहती थी, एक नूर नारी, नारी क्या है, एक नूर है, लेकिन कितना नूर है, एक नूर, 100 नूर साड़ी, उसके जो पहनावा है, परिधान है, वह 100 नूर है। तो अच्छे परिधान में कोई बहुत खूबसूरत स्त्री दिख रही है तो इसका मतलब उसे 101 नूर है, उसमें एक नूर ही असली है नारी, बाकी 100 नूर तो सजावट है। एक नूर नारी, 100 नूर साड़ी, 1000 नूर श्रृंगार, 1000 नूर श्रृंगार। श्रृंगार कर कर कोई स्त्री खड़ी है तो बहुत आकर्षक है, लेकिन ख्याल रखना 1000, 100, एक नूर में असली वाला सिर्फ एक ही है, बाकी 100 परिधान है और 1000 श्रृंगार। वो कहती थी एक नूर नारी, 100 नूर साड़ी, 1000 नूर श्रृंगार, लाख नूर नखरे अदाएं, लाख नूर अदाएं नखरे। तो उन नखरों और अदाओं के साथ हमें वह आकर्षक हो जाती है। यदि उसमें अदाएं हैं, नखरे हैं, तो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाती है। अब जो है वह चीज़ हटा दो उससे, उसकी अदाएं और नखरे हटा दो, तब उतना आकर्षण नहीं हुआ। देखोगे और पागल हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। और श्रृंगार को हटा दो तब ठीक है, बात ठीक है, और वो हटा दो तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। एक खतरनाक सी बात हम बोलते हैं, बोलें चलेगा। देखो अब जो साच है ना, कुछ खतरनाक बातें वो भीतर तो रहती हैं, कहने से ही बात बनेगी। ये जो न्यूडिस्ट क्लब बने, कहाँ पर, यूरोप्स में, अपना अमेरिका यूरोप में न्यूडिस्ट क्लब बने, तो वहाँ पर सदस्यता जो है किसी की भी हो सकती है, स्त्री पुरुष सबकी। तो वहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही रूम्स रहेंगे, आपको जो है वो लॉकर मिलेगा, आपको वहाँ पे सारे कपड़े उतारने हैं और बिल्कुल नेचुरली वहाँ पे जाना है, जैसे आप हो, श्रृंगार वंगार धो करके, कोई श्रृंगार नहीं, कोई कपड़े नहीं, नेचुरली आपको वहाँ रहना है, नेचर के जैसे रहना है। जैसे कि पशु पक्षी रहते हैं, प्रकृति में सब कुछ वैसे ही न्यूड है, जैसे हैं वैसे हैं, तो वैसे ही रहना है। तो न्यूडिस्ट क्लब जब खुले और उसमें लोग रहे, उसमें अपने
उनके गार्डन, उनका आवास, उनका सब, उनके स्विमिंग पूल, उनका सब कुछ। तो वहाँ पर जो है न्यूडिस्ट क्लब की सदस्यता लेने के बाद में स्त्रियों ने, लड़कियों ने कंप्लेंट्स स्टार्ट कर दी। क्या कंप्लेंट थी? बोले कोई हमको देखता ही नहीं है, कोई हमारी तरफ आकर्षित ही नहीं होता, कोई हमारी तरफ जो है आकर्षित ही नहीं हो रहा है। हम इधर सज धज के निकलती हैं तो सब जो है कोई देखता है, कुछ करता है, समझ में आता है कि ये कोई बंदा इंटरेस्टेड हो रहा है या कुछ हो रहा है, और वहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है हमें। हम गुजर रहे हैं, कोई ऐसे मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है हमें, किसी की नजरें ही हम पे नहीं ठहर रही हैं। सेकंड 2 सेकंड देखा और निकल लिया, जैसे बस वो चलते हैं ना, देखे कोई पत्थर है तो टकरा ना जाए, कुछ ना जाए, बस इसी प्रकार से कोई देख रहा है, उससे ज्यादा कोई देख ही नहीं रहा। आकर्षण किन चीजों का है? आकर्षण किसी कृत्रिम चीजों का आकर्षण होता है। आकर्षण जो है कृत्रिम चीजों का होता है, और जितना ये ढकाव वकाव होता है ना, उतना ज़्यादा ये पागलपन होता है वासनाओं का। जोय एक आदिम कबीला है, जोय, लैटिन अमेरिका है ना, बहुत बड़ा है। वहाँ पर एक जंगली इलाका है, शानदार जंगल है, वहाँ पर एक जोय कबीला है जिनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता है, जिनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, न कोई देश, न कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है, और वह प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, सहज रहते हैं। सबसे सहज कबीला पूरी धरती पर कोई है तो है जोय कबीला। उस कबीले में कभी किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी की हत्या नहीं करी, कभी किसी ने किसी का रेप नहीं किया, कभी किसी ने किसी की चोरी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। और वहाँ कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी गवर्नेंस नहीं है ना, कोई भी सड़कें नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो जो है जंगल की कुछ वो जो होती हैं कुछ चीज़ें, फूस और बाकी चीज़ें, कुछ बैम्बूज वगैरह जोड़ करके छोटी छोटी हट्स भर बनाते हैं, नॉर्मल सी हट्स बनाते हैं। जैसे जोर से धक्का मारोगे तो शायद गिर भी जाए, ऐसी बस हल्की सी पकड़ बन जाए, उसके बीच में गैप रहते हैं, तो हवा तूफान भी आता है तो वो बीच के उससे हवा निकल जाती है, और आजू बाजू पेड़ होते हैं, गिरती विरती है नहीं, और डैमेज हो भी गई क्या, घंटे 2 घंटे में फिर खड़ी कर लो, फिर खड़ा ही तो करना है। तो वहाँ पर जो है वो नग्न रहते हैं और कोई आकर्षण उनका है नहीं। अब हम भी क्या है, आदिवासियों के बीच में रहे, हम भी कुछ ऐसे आदिवासियों के बीच में रहे हैं जो कि बस जरा सा कपड़ा फंसा लिया, यहाँ तक आ गए हैं कि कुछ कपड़ा जरा सा फंसा लेते हैं। और स्त्रियाँ जो एक जरा सा कपड़ा फंसा है, कोई स्तन उस्तन नहीं ढकती हैं वो, और कोई भी ऐसा नहीं लगता उसको देख करके कि कुछ वो अश्लील है। वो स्त्री आ रही है, हाट बाजार में घूम रही है, उसके स्तन खुले हुए हैं, लेकिन अश्लीलता नहीं लगती, उसको देख करके कुछ गड़बड़ गलत लगता ही नहीं है, सहज लगता है, बड़ा सहज और सामान्य लगता है उसको देख करके। हमें तो दिखा, बाकी लोगों को भी हमने देखा, किसी को ऐसा नहीं कि उसको देख करके कोई वासना उठती हो या कुछ उठता हो या कुछ गलत उठता हो या गलत नज़रिए से देखता हो। कोई बहुत गड़बड़ शहरी आदमी होगा तो उसको शायद कुछ हो, लेकिन हम लोगों के लिए तो बड़ा सामान्य रहा और कुछ भी ऐसा नहीं होता रहा। तो यह जो है आकर्षण एक्चुअली क्या है, आकर्षण को पहचानो। कृत्रिम आकर्षण होते हैं, वास्तविकता में आकर्षण जैसी कोई चीज़ें विशिष्ट नहीं होती हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हिप्नोटिज्म है भीतर, हिप्नोटिज्म की बात कर रहे थे ना, बहुत सारे हिप्नोटिज्म है भीतर, उनको हम जी रहे हैं, असहज है। हम जो है जंगलों में वास किया करते थे, और ख़ास तौर पे होली के समय में, होली में पसंद नहीं, तो होली के पहले ही हम चले जाते थे और कई दिनों तक वहीं जंगलों में वास किया करते थे। नदी किनारे अच्छी बढ़िया सॉफ्ट सी रेत, और वहाँ पर जो है कुछ टेंट जैसा बना लेते थे,
ऑर्डिनरी गांव के हिसाब का टेंट, कोई तिरपाल होती, तिरपाल ऐसे पेड़ की डाल से फंसा करके ऐसे करके बांध बूंद दी, बन गया। रेत ठीक कर दी, उसी का बेडिंग जैसी बना दी, उसी का तकिया बना लिया, उसमें दरी बिछा ली, और जो है ओढ़ने के लिए कुछ ले गए, जो भी है ठंड के हिसाब से, जैसे ये कुछ कंबल, शॉल, लोही, ये वो कुछ कुछ ओढ़ने के लिए ले गए, कुछ थोड़ा बहुत बर्तन ले गए, लकड़ियाँ चुन ली, खाना बना लिया, वहाँ वास किया करते थे। तो वहाँ पर जो है धीरे धीरे, अब उस समय भी काफ़ी पुरानी बातें हैं, कुछ लोग लगे रहते थे पीछे, वो भी साधक बन गए, उस साधना में हमारे साथ आ गए। तो उस समय भी फिर हम कुछ एक घटी थी घटना, उसके बाद ये हुआ, ओवरफ्लो हुआ। जब हमें ज्ञान घटा तो ओवरफ्लो हुआ तो हमें उसमें बांटना जरूरी था, लोग आ भी रहे थे, हमने कहा कि डिलीवर तो करना ही पड़ेगा, तो ग्रुप इकट्ठा हो गया था। तो कुछ अच्छा पागलों का ग्रुप था, परफेक्ट पागल थे जैसे चाहिए होते हैं। तो उस ज़माने में क्या है कि वो गांव कोई विशिष्ट तो कुछ होता नहीं था, साइकिलों पे हम जो है चले जाया करते थे जंगलों में। रास्ते भी ऐसी पगडंडियाँ, कभी साइकिल के ऊपर बैठ के चल रहे हैं, कभी साइकिल हमारे ऊपर चल रही है, उसको टंगा के चल रहे हैं, उठा के चल रहे हैं, ऐसे कर करके जंगलों में जाया करते थे। बाद में फिर बाइक्स आई, उनमें भी जाया करते थे। वहाँ पर जो है हम वास किया करते थे, तो वहाँ हमारा नियम था कि वही चलेगा। कुछ समय तक तो नॉर्मल था, फिर उसके बाद हमने कहा कि वही चलेगा जो नग्न रहेगा, प्राकृतिक रूप से रहेगा, सहज रहेगा, असहजता में नहीं रहेगा। बहुत सारे हिप्नोटिज्म वहाँ से टूट जाते हैं। तो वहाँ पर नियम यह था कि जो भी रहेगा पहुँच करके एक बैग लो, उसमें अपने कपड़े उसमें डाल दो, कपड़े नहीं पहनोगे। ठंड लग रही है तो ठंड को बचाने के लिए शॉल वगैरह पहन लोगे। तो उस स्थिति में बहुत सारे विकार अपने आप गायब होने लगते हैं, लोग सहज होने लगते हैं। प्रकृति में सब कुछ सहज है ना। तो मनुष्य की सभ्यता जो है, सभ्यता हम ये नहीं कहते वस्त्रों के विरोधी हैं, ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो है सभ्यता जो है कुछ ऐसे ऐसे आवरण बना देती है कि वो आवरण जो है हर जगह पर काम करने लगते हैं, गलत जगहों पर भी काम करने लगते हैं। कभी कभी घर में अकेले ही कभी नग्न तो रहो, अकेले रूम में हो तब तो नग्न रहो, अपनी वास्तविकता तो पता चले कि क्या हो, कैसे हो, वो कैसे काम करते हैं। देखो मन का जो है ना, अवचेतन मन में उधर पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है, ये वाली लैंग्वेज काम नहीं करती, बिल्कुल अलग किस्म का वो सब कुछ होता है। हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, एक गलत आदत पड़ गई हमें। होता यह था कि स्कूल था, स्कूल के बाहर में, थोड़ा बाहर में एक पान दुकान थी, और पान दुकान वाला क्या करता था, एक आमदनी का सोर्स उस ज़माने में कैरम बोर्ड हुआ करता था। तो कैरम बोर्ड साथ में लगा दिया था, उसका एक शेल्टर बना दिया था। तो छुट्टी के बाद लोग घर जाते थे, और वहाँ पर जो है उस ज़माने में वह 1 रुपया लेता था कि हार गए तो 1 रुपया देना पड़ेगा, गेम होगा, 4 खिलाड़ी खेलेंगे या 2 खिलाड़ी खेलेंगे या 2 या 4, और उसमें जो जीत गया वह अपना उठे और जाए, उसको कोई पेमेंट नहीं देना है, और जो हार गया उसे 1 रुपया देना पड़ेगा, है ना। 29 अंकों का गेम हुआ करता था, 29 अंकों का गेम हुआ करता था, याद है हमें। और 24 अंकों के बाद में क्वीन का नंबर नहीं मिलता था, क्वीन के 5 नंबर होते हैं ना, वो नंबर मिलना बंद हो जाते थे, ऐसा ही कुछ ख्याल है। तो वो हमें लत लग गई, गलत आदत में हम पड़ गए, खेलते थे वहाँ पर। कभी फिर धीरे धीरे छुट्टी का दिन हो गया तो भी हम वहाँ पहुँच जाते थे खेलने के लिए, 1 रुपया जेब में डाला, चलो खेल के आते हैं, और वहाँ जा कर के खेलते थे। ऐसे स्टाइगर होता है, ऐसे लेकर के, और वो उस गोट को मारना है, और वो छेद में 4 होल बने रहते हैं, उसमें जानी चाहिए गोटी जो है। 3 कलर की गोटियाँ होती थी, ब्लैक, वाइट, और एक सिंगल होती थी रेड, क्वीन, और वह जो है ऐसा खेलते थे।
कुछ महीने हो गए थे खेलते खेलते, एडिक्शन सा हो गया था कि एक न एक गेम तो रोज़ खेलना ही है, किसी दिन हुआ तो 2 गेम खेलना है, एडिक्शन हो गया था। एक बार हम जो है सोए हुए थे तो कोई स्वप्न आया, और स्वप्न आया उसमें कोई समस्या दिखी, तो अब स्वप्न का समाधान, अब उस समस्या का समाधान होना चाहिए। अब कैरम हम खेलते थे तो कैरम में एक और नहीं, सीधी गोटियां मारी जाती हैं ऐसा नहीं, उसको बोलते थे क्या, कुछ बोलते थे कि आपने ये बीट पे मारा, इधर टकराया स्टाइगर, फिर उधर जा कर के उसने गोटी को किया, या फिर वो 3-4 बार, हाँ रिवर्स, उससे 3-4 बार घूम करके भी वो जा कर के उस गोटी को लगता था, ऐसे कट पड़ते थे, इधर से वो जाएगा, उधर से वहाँ जाएगा, उधर से वहाँ जाएगा, और ये पीछे इसको खोल देगा, या ये गोटी अंदर चली जाएगी। बड़े शानदार उसमें कट हुआ करते थे, है ना। तो जो है स्वप्न आया और स्वप्न में कोई समस्या दिखी, तो वहाँ से अंदर से आवाज़ आई, स्वप्न की समस्या है, इसको ऐसा करो, इधर से मारो, उधर से उधर टकराएगा, उधर से उधर टकराएगा, और इससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। इधर से ऐसा करो, वो उधर से टकराएगा, उधर से टकराएगा, और ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, इससे गोटी अंदर चली जाती है। ठीक है, ये क्या बात हुई कि कोई समस्या है सामने और उसका समाधान क्या है, इस टाइगर को इधर मारो, उधर से टकराएगा, उधर से टकराएगा, ऐसा हो जाएगा और समस्या सॉल्व हो जाएगी। झकझोर के फिर उठ के बैठ गए आधी रात को। ये समस्या है, कोई स्वप्न में देखी है, उम्र बहुत कम थी, शायद 6th क्लास में पढ़ते रहे होंगे हम। मैं कही कोई समस्या है और इसका समाधान ये है कि इस टाइगर से ये इधर इस बीट से टकराएगा, उस बीट से टकराएगा, ये एंगल बनाएगा और इसे टकराएगा और समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये कोई समाधान है? जीवन की समस्या का समाधान वो इस टाइगर है, और से ये एंगल बनेंगे और इससे ऐसा होगा, ये जीवन की समस्या का समाधान है। ये लैंग्वेज होती है सबकॉन्शियस माइंड की। कहाँ से कौन सी चीज़, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। जाग गए, चौंक गए, थोड़ा सा ख्याल किया कि सपने में भी कई बार उंगली ऐसे चलती थी। मैं कहा ये क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड की कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सी ट्रेनिंग है ये? तो उस दिन के बाद से फिर हमने कैरम नहीं खेला। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई भी चीज़, शतरंज जो है, शतरंज कहते थे शतरंज सीखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, वो किसी ऐसे पैटर्न को ही जन्म देगा। शतरंज भी किसी, शतरंज का जो खेलने वाला जो बंदा है उसकी सोच भी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ऐसे में ऐसा हो जाएगा तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा, वो शतरंज के हिसाब से सोचेगा, शतरंज के हिसाब से सोचेगा। तो मन को ऐसी चीज़ें देना, वस्त्र दे रहे हो कि ऐसे वस्त्र पहनना, ये करना, वह करना, वह करना, है ना, यह जो करते हो वह भी कहीं ना कहीं बाधा बनता है। तुम जो नेचुरल जैसे हो, नेचुरली तुम जैसे हो, उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। नेचर के साथ रहना, नेचर के जैसे होके रहना, कुछ समय तो कभी कभी बिताया करो ऐसे, पूरी तरह से सहज, पूरी तरह से सहज। तो बहुत सारे हिप्नोटिज्म वहाँ पे टूटेंगे, है ना। बात कहाँ से निकली थी? सौंदर्य से। सौंदर्य कौन से सौंदर्य हैं? जिस की तरफ मूल आकर्षण है वह सौंदर्य नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे सौंदर्य बनता है। गहरे में जाओगे तो सौंदर्य वैसा नहीं है जैसा तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये तुम्हारे प्रोजेक्शंस हैं। सौंदर्य तुम प्रोजेक्ट करते हो। सौंदर्य जो है तुम प्रोजेक्ट करते हो। वो न्यूडिस्ट क्लब की बात चली थी, आपको पता है मोर और मोरनी कौन सुंदर होता है? मोर। सभी पक्षियों में देख लो, सभी उसमें देख लो। यदि स्त्री पुरुषों को ले लिया जाए, एक उम्र के, एक उसके, एक समाज के, एक उसके, एक इलाके के ऐसे, और सबका मुंडन कर दिया जाए, सबकी मेकअप को धो दिया जाए,
सबके कपड़े उतार दिए जाएं और साथ में खड़ा कर दिया जाए, सुंदर कौन दिखेगा, स्त्री की पुरुष? अभी 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 बोलोगे स्त्री, पुरुष सुंदर दिखेगा। यदि सबको ऐसे नेकेट कर दिया जाए और सबका मुंडन कर दिया जाए, सारी सजावट निकाल दी जाए, और सजावट में कौन दिखेगा? स्त्री दिखेगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये हमने किसी की आलोचना या किसी का ये ऐसा कुछ नहीं, कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं। लेकिन स्त्री का एक अपना आकर्षण होता है, स्त्री का अपना एक आकर्षण होता है, उसके इनबिल्ट कुछ होना एक होता है आकर्षण, इसके कारण वह उसके बावजूद अट्रैक्टिव हो जाती है। और ये जो अट्रैक्शंस पैदा होते हैं वो उसके स्त्रीत्व है, उसमें कुछ एक मैग्नेट है जो आकर्षित करता है, ठीक है ना। और पुरुष जो है फिर आकर्षित होता है। इस प्रकार का साइकिल चलता है, और इस प्रकार का साइकिल चलता है। अब वहाँ पे सभ्यता क्या बोल रही है योगेश को कि ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, उसमें यह गुण होना चाहिए, यह गुण होना चाहिए, यह गुण होना चाहिए, और वह मेरी सेवा में उपस्थित हो, है ना। वो इतने सारे गुण हो और वह उसकी सेवा में आए। जिसकी सेवा में आ रहे हैं तो उसमें भी वह गुण है या नहीं है उसके बराबर के? जिसको तुम सेवा में लेना चाहते हो उसके बराबर के गुण उसमें है या नहीं है? नहीं, मुझ में गुण है या नहीं है, लेकिन मुझे जो चाहिए उसमें ये गुण होने चाहिए। और फिर वह गुण नहीं मिलेंगे, वह गुण फिर बाद में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? तकलीफ होगी। वो क्या बोलेगा योगेश? तुमने धोखा दिया मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम में यह गुण अपेक्षित थे, तुम में यह गुण है ऐसा दिख रहा था, और वह गुण तुम में लक्षित नहीं हो रहे हैं, मतलब तुम धोखेबाज हो। तुम ह्यूमन ढूंढ रहे हो या कोई वो यक्षिणी ढूंढ रहे हो? ह्यूमन के साथ तो सब कुछ होगा ना, अप एंड डाउन्स होंगे। तुम जिस सौंदर्य की तरफ आकर्षित हो रहे हो ना, यह भी कोई स्थायी थोड़ी ना है, आज है कल नहीं रहेगा। सौंदर्य टिकने वाली चीज है। और जो सौंदर्य तुम्हें दिख रहा है ना, नया नया है इसलिए दिख रहा है। पति पत्नियों से पूछ लो अलग से चुपचाप कि हम इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे, कहीं नहीं बोलेंगे। बोलेंगे हाँ, शादी के पहले तो गजब का आकर्षण था, बाद में तो सब चला गया। पति पत्नी दोनों के एक सेम स्टेटमेंट रहेंगे कि वह नए नए में आकर्षण है, रिपीटेशन के साथ में कुछ नहीं बचता। बस हनीमून पीरियड तक तो सब कुछ अच्छा रहता है। हनीमून पीरियड के बाद में सब एडजस्टमेंट होता है, एडजस्ट करना है। अब हो तो गया, जो हो गया सो हो गया, अब एडजस्ट करो, है ना। फिर ऐसा चलता है, क्यों चलता है? बोले पूरी दुनिया ही में ऐसा चल रहा है तो हमारे इसमें कौन सी गड़बड़ी है? सब लोग ऐसी कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा ही है ना। उसे सब सत्य मान लेते हैं। अभी इतने सारे जंजाल, इतने सारे ये धारणाएं, इतना सारा कुछ, ऐसी न जाने कितनी हजारों लाखों बातें हैं, हजारों लाखों तुम्हारे इन्फ्लुएंसेस हैं, तुम्हारी धारणाएं हैं, तुम्हारे सोचने के ढंग हैं, मान्यताएं हैं। इससे तुम निर्मित हो, इससे तुम निर्मित हो, और इस हर चीज़ टूटनी चाहिए, तब तुम प्रकट होगे कि वास्तव में तो जो तुम्हारा स्वरूप है वो प्रकट होगा। अभी लग रहा होगा कि हम ये कहाँ की बात कहाँ लेके आ गए। अभी ये सब तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है, ये सारे ऐसे मैकेनिज्म से जुड़ी चीज़ें, धारणाएं और पैटर्न सब भरे पड़े, ये सब टूटने चाहिए। ऐसे वैसे कैसे का सवाल नहीं, सारे टूटने चाहिए। तुम कहाँ कहाँ अपेक्षाएं लगा के बैठे हो, अपेक्षाएं लगा के बैठे हो ना, बच्चों से, पति से, पत्नी से, इससे उससे, दोस्त से, ये सब
आइडियल होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। तुम रहो ना रहो, तुम्हारा आदर्श होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास है वो सब आदर्श लोग होने चाहिए, और उस आदर्श के साथ तुमसे बिहेव करें। तुम बिल्कुल अपना कहीं भी किसी गड्ढे में गिरे पड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं है। लोग तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहिए, लोग बिल्कुल आदर्श होने चाहिए। ये देखो ऐसा है, ऐसा जो है अपने भीतर देखोगे तो ऐसा निकलेगा। कितने अंशों में निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें जो है देखो, समझो, ठीक से देखोगे, राइट विटनेसिंग होगी तो वह चीज़ क्या होगी, विसर्जित होगी। विसर्जित होगी तो तुम्हारा स्वरूप प्रकट होगा। फिर वहाँ ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वहाँ स्त्री और पुरुष के ऊपर उठ जाओगे। कोई स्त्री कोई पुरुष वाला सवाल नहीं, कुछ ऐसे और वैसे वाला सवाल नहीं है। स्त्री पुरुष से जब तक मुक्त नहीं होगे बात बनेगी नहीं। उसके बाद में संसार नहीं चलेगा ऐसा नहीं, संसार चलेगा, तब भी तुम प्ले करोगे। कृष्ण ने प्ले किया कि नहीं किया? उसके बाद गर्लफ्रेंड्स थी ना उनकी, थी या नहीं थी? रानियां थी कि नहीं उनकी? परिवार था कि नहीं उनका? यदुवंशी हुए कि नहीं? उनके बच्चे हुए कि नहीं? चले आ रहे कि नहीं यदुवंशी? उसके बाद में भी प्ले चलेगा, लेकिन सिर्फ प्ले होगा, सिर्फ एक लीला होगी। तो कृष्ण की लीला कहते हैं, कृष्ण लीला, है ना? तो फिर लीला मात्र होगी, चलेगा सब, संसार वैसे ही चलेगा। लेकिन सारे हिप्नोटिज्म टूट कर, हिप्नोटिज्म को तुम बहुत कुछ जी रहे हो, और वो हिप्नोटिज्म तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं, वो तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं। कैरम जैसा खेल तुम्हें ऑपरेट करने लगता है, शतरंज और लूडो वो तुम्हें ऑपरेट करने लगते हैं। तुम्हारे सोचने के ढंग वैसे हो जाते हैं कि ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कोई रिलेवेंसी नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन इससे तुम उसे जोड़ देते हो। और यही तो सब कुछ है दुनिया में। तुमने क्या करा, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपस में जोड़ देते हो जिसका कोई आपस में कोई तारतम्यता ही नहीं है। मन में क्या विचार कैसे चल रहे हैं, विचारों में कोई सीक्वेंस है, कोई तारतम्यता है? कहाँ का विचार और कहाँ का क्या, और वो आपस में इसके बाद वहाँ आ गया, उसका आपस में क्या लेना देना है? तब भी वो तारतम्यता में है, तब भी शक नहीं उठता कि ये क्या पागलपन है, कि क्या चल रहा था और क्या घुस गया और क्या आ गया और क्या आ गया। संशय नहीं उठता ना, चलते रहता है ना। संशय उठे तो बात बने, ये चल क्या रहा है भाई, ये कहाँ का की बात चल रही थी, ये कहाँ से आ गई, अब ये बात कहाँ से आ गई, इसका आपस में क्या लेन देना, फिर ये बात कहाँ से आ गई। संशय उठना चाहिए ना कि चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो समझ में आएगा बेहोशी है, और कितने सारे हिप्नोटिज्म है, क्या कुछ चल रहा है, इररिलेवेंट। तो बहुत सारे पैटर्न जो है टूटने चाहिए। इसलिए वो जो चला है नागा साधु का, और महावीर हुए नग्न रहे, लल्ला हुई नग्न रही, ऐसे बहुत सारे ऐसे हुआ कि हम ये नहीं कहते कि नग्न रहो ऐसे ओपनली, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, शरीर के तल पे नग्न रहो और मन के तल पे भी नग्न रहो। मन में जैसा है उसको देखो वैसा, शरीर के नग्न होने को भी देखो, मन के नग्न होने को भी देखो, कि मन में जैसा चल रहा है वैसा देखो। उल्टा सीधा चल रहा है तो उल्टे सीधे को देखो, उसको जस्टिफाइड मत करो, कुछ मत करो, नग्न उसकी नग्नता में मन को देखो। वही मनस काया है ना, तो मनस काया की नग्नता को भी देखो, जैसा है वैसा देखो उसको, तब समझ आएगा ये है क्या, चल क्या रहा है ये। तब वह जो उसकी भी क्लींजिंग होगी। क्लींजिंग जरूरी है हर तल पे। कैसे कैसे पैटर्न बना रखें, कैसे कैसे ढंग बना रखें, अपने सजने संवरने के जो ढंग हैं वह भी हिप्नोटाइज कर देते हैं। उससे अपनी फॉल्स बीइंग को मजबूती पैदा होती है। हम उसके समर्थक नहीं कि पुराने लोग कहते थे कि शीशा मत देखो, साधक सन्यासियों को, कंघियाँ न करो, बाल न बनवाओ, यह मत करो, सजावट मत करो,
है ना, हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कभी कभी किसी समय में वैसा करके भी कुछ समय के लिए तो देखा जा सकता है। इसी से संबंधित मैं पूछना चाहता हूँ कि शरीर के अंदर भी तो टीनेजर्स पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या वो है बायोलॉजिकल नहीं? हाँ, नव युवा अवस्था में हार्मोन्स तो रिलीज होंगे टीनेज में, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस तो काम करेगी ना। तुम प्रकृति का हिस्सा हो, तुम कितना भी अस्वीकार करो, है ना। और प्रकृति क्या है? प्रकृति है जो प्रजनन करती है। प्रकृति किसको बोलते हैं? प्रकृति। उसको स्त्री वाला नाम क्यों दिया गया? स्त्रीलिंग क्यों? प्रकृति शब्द जो दिया गया, नेचर में भी स्त्रीलिंग ही ध्वनित होता है ना। किसी भाषा में प्रकृति को एक माँ के रूप में कहा गया। क्यों? क्यों? प्रजनन करती है, वो प्रजनन करती है। तो प्रजनन करती है तो मतलब वो उसके तुम हिस्से हो, मतलब तुम्हारा काम प्रजनन करना है। पेड़ पौधे का काम क्या है? प्रजनन करना, है ना। अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। पुष्पित होकर के क्या होगा? बीज निकलेंगे। बीज क्या होंगे? बिखर जाएंगे, फिर उसमें से फिर से निकल आएगा, प्रजनन होगा ना। तो यहाँ सब कुछ प्रजनन करने के लिए, हर चीज जो है विस्तार में, और प्रजनन के द्वारा विस्तार, आगे बढ़ना। तो प्रकृति तो उस तरफ ले ही जाएगी। उसमें कोई बुराई ऐसा है ऐसा तो हम कहते नहीं। ये कोई बुरी चीज है क्या? यह बुरी चीज नहीं है। टीनेजर्स यदि इस आकर्षण में पड़ रहे हैं, यह बुरी चीज नहीं है। टीनेज के बाद में जब वह चीज पूरी हो जाती है, वह टीनेज निकल गई, उसके बाद में भी वो पागलपन वैसा है। यहां पर एक बात आती है, उसके बाद एक सहजता हो, लीला की तरह हो। कृष्ण के साथ जैसे लीला की तरह था, लेकिन पागलपन की तरह नहीं था। लीला की तरह में होने में कोई बुराई नहीं है, पागलपन की तरह होने में बुराई। उस समय में कोई बुराई नहीं है। टीनेजर्स हैं, उसमें यह आकर्षण हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है, क्योंकि वह मनुष्य है, कि वह सब कुछ जो हो रहा है उसे जानता रहे। सम्यक शिक्षा तो यह होगी सभ्यता की, समाज की, परिवार की, कि वह होश सिखाए बच्चों को भी, कि होश से चलो, होश से बैठो, होश से खाओ, होश से पियो, सब होश पूर्वक हो। सब कैसा हो? होश पूर्वक हो। और होश पूर्वक सब कुछ होगा तो उसमें यह सब भी जाना जाएगा। उस प्रक्रिया में जाओगे, लेकिन होश से जाओगे। जितना हो, 100% ना हो, जितना हो, होश बढ़ता जाए तो तुम उसको ठीक से भोग पाओगे और ठीक से उससे पार हो पाओगे। ठीक से भोगना है और ठीक से पार होना है। जान लेना है कि प्रकृति है और प्रकृति ऑपरेट करती है, और ऑपरेट हो गए, है ना। लेकिन जाना गया। अब जो है वह आवेग शांत हो गए, थोड़े हल्के पड़ गए। ठीक से भोगा तो आवेग शांत हो जाएंगे, कि प्रकृति ऐसे ऐसे ऑपरेट करती है, ऐसे ऐसे चलाती है। किसको चलाती है? प्रकृति को चलाती है। प्रकृति किसको चलाती है? प्रकृति को चलाती है। तुम्हें भी चलाने लगे तब तो समस्या है ना। ये शरीर क्या है? प्रकृति है ना। प्रकृति किसको चलाती है? प्रकृति को चलाती है ना। प्रकृति को चलाने दो ना, तुम जानते रहो ना। तुम क्यों चलते हो? तुम तो निश्चल तत्व हो ना, तुम तो ठहरे हुए हो ना, तुम अपने गुणधर्म में रहो ना, तो अपने स्वभाव में रहो ना। तुम क्यों चलते हो प्रकृति के साथ में? प्रकृति को चला रही है, जानते रहो। प्रकृति को चला रही है, ये जानते रहो। तुम प्रकृति के साथ चलते क्यों हो? तुम क्यों चलते हो? तुमने अपना स्वधर्म खो दिया। तुम्हारा धर्म, स्वधर्म क्या है? निश्चल तत्व। तुम जानने वाले हो, जानना हो रहा है, लेकिन तुम जानने वाले नहीं रहे। तुम प्रकृति के साथ चलने लगे, प्रकृति के साथ खो गए। प्रकृति के साथ तुम खोते क्यों हो? तुम प्रकृति नहीं हो, तुम पुरुष हो। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं,
तुम्हारा पुर है भीतर, पुर यानी नगर, तुम्हारा होना कहीं भीतर है, और तुम्हारा स्वभाव जानना है। तुम सब जानते रहो, तुम्हारी शिक्षा यही है। तो सभ्य समाज कौन सा समाज होगा? ये सब सभ्य समाज है। सभ्य समाज वह होगा जो तुम्हें भीतर ठहरना सिखाए, निश्चल तत्व, निश्चल तत्व की जहाँ शिक्षा हो वह सभ्य समाज है। और यह तुम्हें बताए कि प्रकृति है और प्रकृति का काम बहना है। प्रकृति को चलाती है, क्योंकि उसका चलना काम है। प्रकृति का काम चलना है। प्रकृति का काम क्या है? चलना है। पुरुष का काम चलना नहीं है, पुरुष का काम ही नहीं है, सब जानना। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। तो जानना हो रहा है मतलब पुरुष, और प्रकृति यानी चलना, इन दोनों का जोड़ है। कील होती है ना वो चक्के में, बैलगाड़ी में देखिए, और चक्का है, चक्का चलते रहता है, कील खड़ी रहती है। कील चलने लगी तो बैलगाड़ी गिर जाएगी। बैलगाड़ी को कौन संभाले? उन चक्कों को कौन संभाले? प्रकृति को कौन संभाले? वकील, जो कि कहीं चलती ही नहीं है, जो चलती ही नहीं है, उसने संभाला हुआ है। प्रकृति को किसने संभाला है? पुरुष ने, जो कि निश्चल तत्व है, जो कि स्थिर है, जो अगति है। उस अगति ने गति को संभाला है। उस अगति से ही गति निकलती है। प्रकृति पुरुष से प्रजनित है। शिव ही शक्ति है, शिव ही शक्ति है, शिव के होने का ढंग शक्ति है। और शिव शक्ति होकर टूटे नहीं है, द्वैत नहीं बना है। तो यह तो बाद में पता चलेगा, पहले तो तुम अपना पुरुष तो हो, ठहरो तो सही। ठहरोगे तब तो पता चलेगा ना। ठहरोगे और जानते रहोगे तब पता चलेगा दूसरा है ही नहीं, मेरा ही खेल है। और पूरा महारास दिखना चाहिए, सेपरेशन वाला रास नहीं, महारास। निश्चल तत्व में होकर के पूरे महारास को जानो कि सब अनंत असीम जो शाश्वत खेल चल रहा है मेरे होने का ढंग है, और मैं भी ऐसा अनंत असीम शाश्वत, ये मेरा खेल भी अनंत असीम शाश्वत। यह सृष्टि कभी शुरू नहीं हुई है, ख्याल रखना, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। कभी किसी समय में सृष्टि शुरू हुई, इस पागलपन में मत पड़ना। सृष्टि शाश्वत है, शिव भी शाश्वत है। शिव तत्व, शिव का मतलब ये कैलाशवासी शिव की बात नहीं कर रहे हैं, उनके सम्मान में शिव तत्व है, वह शाश्वत है। शिव भी शाश्वत है और ये सृष्टि भी शाश्वत है, क्योंकि दोनों वही हैं। ये कभी शुरू हुई ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। सदा से शाश्वत है। किसी और का एक प्रश्न था ना, एक आध प्रश्न और लें, समाप्त करें। हाँ, जोर से पूछना है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, बंद आंखों से देखा हुआ सपना वो इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि रोज सुबह टूट जाता है, लेकिन खुली आंखों से देखा हुआ सपना इतना खतरनाक है, और न जाने कितने जन्मों से ये सब चल रहा है, और इतनी तकलीफों को हम जी भी रहे हैं, तो वह झूठ भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम जिंदगी को सह रहे हैं, जी नहीं रहे। देखा जाए तो सारी कवायद इस सपने से बाहर निकलने की है, तो इस सपने को कैसे तोड़े? बंद आंखों का सपना और खुली आंखों का सपना। सपना जो है बंद आंखों की संभावना है। सपना किसकी संभावना है? बंद आंखों की संभावना है। आंखें तुम्हारी खुली कब, ये तो बताओ। क्या तुम इन चर्म चक्षुओं के खुलने को आंखें खुलना कहते हो? चर्म चक्षु खुल गए और वो आंखें खुल गई। तुम सुबह उठते हो, यह मत समझना कि तुम्हारी नींद टूट गई। तुम्हारी नींद अंशतः कम हुई, नींद टूटी नहीं है। तुम्हारी नींद अंशतः कम हुई है, नींद तो चल रही है। तुम नींद में ही हो।
तभी तो तुम सपने देखते हो, कहते हो कि मेरा पति है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा यह, मेरा वह, मेरा वह। और ये हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा नहीं कहना है, यह व्यवहारिक सत्य है, यह जानते हुए कि यह व्यवहारिक सत्य वास्तविक सत्य नहीं है। लेकिन तब जब तुम यह सब करते हो तब तुम इसे पारमार्थिक सत्य की तरह यूज करते हो। यह मैं हूँ, यह मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा फलाना, ये मेरा वह। मेरा कुछ नहीं होता है, और मेरा कुछ होता है तो नींद है, वहां पर नींद है। तो नींद को टूटना चाहिए, चाहे वो प्रगाढ़ नींद, वो प्रगाढ़ नींद जो है उसकी क्या बुराई है, वो तो शरीर को आराम दे रही है ना। प्रगाढ़ नींद, नींद जो दिन में है वहां समस्या है ना। रात की नींद को शरीर को आराम देने के लिए, सुषुप्ति हो, वहां पर सुषुप्ति हो और सुषुप्ति के साथ भी होश हो और दिन में भी होश हो, तभी बात बनेगी। पूरे जीवन में साधना को फैलाना होगा, पूरे जीवन में। इसलिए तो हमने वो एक बात कही कि कहाँ का कैसे कैसे अटकाव होते हैं, कैसे कैसे अटकाव होते हैं। वस्त्र रोग के अटकाव होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस के अटकाव होते हैं। खिलाड़ियों को देखो तो वो खिलाड़ियों की तरह ही व्यवहार करता है, बाहर में भी, घर में, परिवार में, इधर पे भी। डॉक्टर डॉक्टर की तरह व्यवहार करता है, घर में आके भी डॉक्टर की तरह व्यवहार करता है। पुलिस वाला अपने घर के बाहर भी, घर के अंदर भी पुलिस वाला है, घर के बाहर भी पुलिस वाला है। छुट्टी में तो भी पुलिस वाला है, उसके अंदर का पुलिस वाला काम करता रहता है। ये जी किस चीज को रहे हो तुम? अब तुम यदि पुलिस वाले हो तुम पुलिस वाले रहोगे, तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर रहोगे। परमात्मा तो नहीं हो सकते, तुम डॉक्टर ही रहोगे। एक कोई डॉक्टर तो परमात्मा हो नहीं सकता। कोई नेता तो परमात्मा हो नहीं सकता, कोई शिक्षक तो परमात्मा हो नहीं सकता। तो शिक्षक ही रहेगा, परमात्मा कैसे हो जाएगा? हो सकता है। और जब शिक्षकपन को जी रहा है तो परमात्मा को कैसे जिएगा? कोई गृहिणीपन को जिएगा तो परमात्मा को कैसे जिएगा? अपनी परिस्थिति और भूमिका से हिप्नोटाइज्ड हो तो बात बनेगी नहीं। अपनी परिस्थिति और भूमिका से हिप्नोटाइज्ड हो ना, तो परिस्थिति और भूमिका अभिनय है, अभिनय होना चाहिए, तब होश आएगा। अभिनय बेहोशी में नहीं होता, ठीक अभिनय जो है होश में होता है। तो परिस्थिति और भूमिका जरूरी है। इस समाज में, सभ्यता में परिस्थिति और भूमिका जरूरी है, तभी सर्वाइवल होगा। किसका? इस प्रकृति का। तो प्रकृति का खेल देख रहे हो, तो प्रकृति का खेल है, उसमें परिस्थिति और भूमिका है। जानना हो रहा है, बस इसकी को पकड़ लो कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, कुछ गलत नहीं है। न शिक्षक होने में गलत है, न डॉक्टर होने में गलत है, न धनी होने में गलत है, न गरीब होने में गलत है, न सुंदर होने में गलत है, न ऐसे होने में गलत है, न वासना होने में गलत है, न निर्वासना होने में गलत है। ये कुछ है ही नहीं, सब कुछ गलत वलत कुछ चक्कर ही नहीं है। बस जानते रहो, जानते रहो। प्रकृति अपना खेल खेल रही है, तुम जानते रहो, तुम जानते रहो। तुम जानते रहो तो प्रकृति नटी अपना घूंघट पट खोलने लगेगी। तुम जानते रहोगे मतलब पुरुष हो, और पुरुष के सामने प्रकृति नटी घूंघट के साथ नहीं रहने वाली, अपना घूंघट खोल देगी, मिस्ट्रीज अनफोल्ड कर देगी, सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड कर देगी। धीरे धीरे पता चलेगा पुरुष को कि यह जो प्रकृति नटी है ये मेरे ही होने का ढंग है, शक्ति अलग नहीं है, शिव ही शक्ति है ना, एक ही है, टूटे कभी नहीं। और ये खेल है, खेल चल रहा है, माया है, माया चल रही है। माया क्यों? क्योंकि माया होनी चाहिए। खेल क्यों चल रहा है? क्योंकि खेल चलना चाहिए। खेल कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। कब तक चलेगा? अनादिकाल तक चलेगा। ऐसा ही रहेगा। ऐसा है, ऐसा है, दला रित ऐसा है। ऐसा क्यों है? मूर्खता वाला प्रश्न। ऐसा है, दैट्स ऑल।
परिपूर्ण जवाब है, ऐसा है, इट इज सो, दैट्स इनफ। परिपूर्ण आंसर है, यह ऐसा है, इट इज सो। तो फिर जो है सारे रहस्य, गूढ़ से गूढ़ रहस्य, गूढ़तम रहस्य जो है अनफोल्ड होने लगेंगे। विजडम जागेगी और वहां पर मुक्ति। तो कविता, दिन में भी तुम सो ही रही हो, नींद लेकिन टूट रही है बीच बीच में। अब नींद टूटना चालू हुई है। ऐसे प्रश्न भी उठने के लिए नींद का टूटना जरूरी है। नींद टूटी होगी तभी ऐसा प्रश्न उठा है। बीच बीच में टूट जाती है नींद, लेकिन फिर सो जाती हो। लेकिन नींद टूटी है और स्वाद आया है। स्वाद तो आया है, तुम्हें स्वाद आता है बार बार। अपने पुरुष होने को तुम जी रही हो, अपने पूर्व में। कभी कभी तुम पहुंच जाती हो अपने नगर में, जो तुम्हारा असली घर है। उस घर में कभी कभी तुम पहुंच जाती हो, लेकिन फिर वापस खींच ली जाती हो, फिर यहाँ आ जाती हो, प्रकृति के साथ फिर जुड़ जाती हो। तो ये द्वंद्व चल रहा है प्रकृति और पुरुष का, कि तुम कभी पुरुष होती है, कभी प्रकृति हो जाती हो, कभी पुरुष होती है, कभी प्रकृति हो जाती है। प्रकृति के साथ तादात्म्य टूट जाए तो तुम पुरुष हो ही, तुम शिव तत्व हो ही। अपने शिव तत्व को जानना साधना है। साधना के द्वारा शिव तत्व को जाना जाता है। साधना वही है जो शिव तत्व होने में सहायक हो। शिव तत्व की जो बाधाएं हैं, मतलब प्रकृति का जो सम्मोहन है, वह टूटता है तो शिव तो तुम हो ही। प्रकृति के सारे सम्मोहन टूट जाएं तो पहले माया को तोड़ने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। प्रकृति को तोड़ने के लिए, प्रकृति से सम्मोहन को तोड़ने के लिए प्रकृति से दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करोगे, प्रकृति के बीच में जाओगे, सहज रहोगे, तो प्रकृति से जब दोस्ती होगी तो दोस्त को सब कुछ बताने लगता है ना। दोस्तों के बीच में कुछ पर्दा होता है क्या? तो दोस्ती करो प्रकृति से तो पर्दा हटते जाएगा। पर्दा हटते 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 कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। दिखता है नहीं, दिखता है लेकिन है नहीं। ग्रह नक्षत्र तारे अनंत विस्तार दिखता है लेकिन है नहीं। जाकर देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाइब्रेशंस हैं, मैटर है ही नहीं। और वाइब्रेशंस यदि विज्ञान वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है, वाइब्रेशंस जो है एक स्थिति में जाकर वह भी शून्य हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ ब्लैक होल्स में जाएंगी तो चीज़ें वहाँ गायब हो जाती हैं। मतलब वह ऊर्जा ही तो है ना। ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य में आ जाती है, शून्य हो जाती है। फिर कभी विस्फोट होगा, फिर बहुत कुछ निकल पड़ेगा। वही ब्लैक होल जो है बिग बैंग हो जाएगा। वही ब्लैक होल जो है बिग बैंग हो जाएगा, फिर एक ब्रह्मांड जन्मेगा। ऐसे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जन्मते हैं प्रतिक्षण। सिर्फ इस डायमेंशन की बात करें, 3D की। अनंत ब्रह्मांड, कोई ऐसा नहीं कि एक क्षण में कोई 1000 या 1 लाख या 1 करोड़ या 1 अरब, नहीं। अनंत, कोई संख्या की बात नहीं कर रहे हम कि हजारों, मतलब इतने लाख करोड़, इतने अरब खरब, इतनी बात, छोटी मोटी इसी संख्या की हम बात नहीं करें। अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण जन्मते हैं और अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण समाहित होते हैं ब्लैक होल्स में। तो प्रकृति के साथ दोस्ती बनाओ तो प्रकृति नटी अपने रहस्यों को खोल देगी। किसके सामने खोलेगी? प्रकृति के सामने नहीं, पुरुष के सामने। तो तुम ठहरते हो, प्रकृति को जैसा का तैसा जानते हो,
तो तुम पुरुष हो जाते हो और प्रकृति अपने रहस्य खोल देती है और प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन हो जाता है। यही तो आकर्षण है योगेश। तुम यह वह ढूंढ रहे हो, लेकिन मामला तुम ढूंढ क्या रहे हो? तुम ढूंढ रहे हो प्रकृति और पुरुष का वापस कहाँ सम्मिलन होगा। कहाँ तुम्हें पता चलेगा कि टूटा तो है ही नहीं, एक ही है। शिव और शक्ति दो नहीं है, एक ही है। तुम शक्ति में ढूंढ रहे हो, शक्ति में ढूंढ रहे हो, लेकिन ढूंढ शिव को रहे हो, है ना। शक्ति भी ढूंढ रही है ना, शक्ति भी ढूंढ रही है शिव को, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। और शिव और शक्ति जब भी मिलते हैं तो एक ऑर्गाज्म होता है, एक क्षण का, 2 क्षण का, है ना। उसमें समाधि घटती है, सब पता चलता है, सारा द्वंद्व खत्म हो जाता है। वहां पर पता चलता है कि प्रकृति और पुरुष दो नहीं है। उस ऑर्गाज्म में पता चलता है प्रकृति और पुरुष दो नहीं है। इसीलिए स्त्री पुरुष का इतना आकर्षण है कि स्त्री पुरुष जब भी मिलेंगे, तो जब भी ऑर्गाज्म घटेगा तो क्षण 2 क्षण के लिए यह पता चलेगा कि टूटा तो कभी है ही नहीं, प्रकृति और पुरुष दो है ही नहीं, शिव और शक्ति दो है ही नहीं। लेकिन 1-2 क्षण के लिए वो ग्लिम्स आती है। यह ग्लिम्स यदि परमानेंट हो जाए कि प्रकृति और पुरुष कभी टूटे ही नहीं, शिव और शक्ति कभी टूटे ही नहीं, उनके एक ही है, एक ही है, तो बात बन गई। वही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ नहीं है, मुक्ति यही है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग। इसे जीना होता है, जियोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो जहां जहां यह भेद पैदा करने वाली मैकेनिज्म हैं, पैटर्न हैं, संस्कार हैं, यह अलग, यह अलग, सेपरेशन 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 सेपरेशन, तुम सेपरेशन के इतने सारे मैकेनिज्म को कैरी ऑन कर रहे हो जो लगातार सेपरेशन को क्रिएट करते रहते हैं, मजबूत करते रहते हैं। इस सारे मैकेनिज्म को विड्रॉ करना है। ये जैसे ही विड्रॉ होंगे तो सेपरेशन खत्म हो जाएगा। शिव और शक्ति एक है, दो हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं, टूटे ही नहीं कभी आपस में। प्रकृति और पुरुष वही है, सम्मिलन हो जाएगा। प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन मुक्ति है, महामुद्रा है, महामुक्ति, यही महामुद्रा है। और जब इनका सम्मिलन होता है तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रहता, है ना। 4 काया तक है ना, स्त्री पुरुष का भेद। इहलोक है, माया है, वहां पर स्त्री पुरुष का भेद है। और परलोक है, वहां पर कोई भेद नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में स्त्री पुरुष है, द्वैत है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में स्त्री पुरुष नहीं है, अद्वैत है। ये 4 कायाएं हैं, 4 शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी। यहां पर माया है, संसार है, द्वैत है। इसके ऊपर में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तुम अपने आप को पुरुष बोलते हो, तुम्हारी दूसरी काया स्त्री की है। तुम अपने आप को स्त्री बोलते हो, तुम्हारी दूसरी काया पुरुष है, पीछे की। पुरुष की तीसरी काया फिर पुरुष की है, मैन की, और चौथी काया फिर स्त्री की, और 5वीं काया में न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री की तीसरी काया फिर स्त्री है, चौथी काया पुरुष की है, और 5वीं काया में स्त्री पुरुष के भेद खत्म है। प्रकृति का मायाजाल वहां टूट जाता है, लेकिन कुछ और थिन लाइन्स बची रहती हैं। उन थिन लाइन्स को विड्रॉ करना होता है परिपूर्ण मुक्ति के लिए। थिन लाइन्स हैं उसके पीछे भी, लेकिन यह जो है बड़ी फंसावट जो है खत्म हो जाती है, फिर सूक्ष्म फंसावटें रह जाती हैं। उन सूक्ष्म फंसावटों की फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज की ये सभा यहाँ समाप्त करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।